फाइनली सही जगह पे आ गए, है ना। चलो अब शुरू करते हैं शुरुआत से। इंडियन पॉलिटी, इस सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, जीडी और भी बचे हुए सारे एग्ज़ाम्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हर एग्ज़ाम के डेट्स आने के बाद पॉलिटी को हर बार शुरू से शुरू तो करते हैं लेकिन कभी कंप्लीट नहीं कर पाते, और यही इनकम्प्लीट सिलेबस हमें बार बार हर एग्ज़ाम में असफलता से रूबरू करवाता है। हम फेल होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन कभी एक सब्जेक्ट को शुरू से अंत तक ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। तो चलिए इस सालों की गलती और असफलता के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं और इस बार शुरू से अंत तक पॉलिटी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ते हैं। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है इसको हमने 35 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम इंट्रो लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके बाद उसके सोर्स के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ से लिया गया, किस तरह से बना है। उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर जैसे कोई भी किताब होता है उसका सबसे पहला इंडेक्स होता है, तो उसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स यानी कि प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। मतलब पॉलिटी से रिलेटेड पूरे देश में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं सबके बारे में आपको जानकारी इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद मिल जाएगा। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, कैबिनेट कमेटी हो, अटॉर्नी जनरल हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, हाई कोर्ट हो। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस लेक्चर सीरीज़ में शुरू से लेकर अंत तक कवर करने वाले हैं। उसके बाद और कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, तो इंटर स्टेट काउंसिल, कॉम्टेनर एंड सीएजी के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, और भी ह्यूमन राइट कमीशन और भी अलग अलग तरह के कमीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से अंत तक बस इस लेक्चर सीरीज़ को सुनना है और लास्ट में जो नोट्स दिया जाएगा उसको रिवाइज करना है। इतना करने के बाद आप जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी आने वाला है, बिहार एसएससी आने वाला है, यूपी पीसीएस आने वाला है, एसएससी में भी बहुत तरह के एग्ज़ाम पूरे साल भर चलते रहते हैं, एनटीपीसी रेलवे का भी फॉर्म आया है। तो इन सारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे जब आप पूरे लेक्चर सीरीज़ को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट के पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है पूरे भारत का। भारत का संविधान जो है वो सबसे ऊंचा लॉ है, कानून है भारत का, जिसके द्वारा पूरा देश जो है उसका शासन होता है। पूरे देश का शासन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल और इसमें डिवाइड किया गया है। तो अगर आप इमेजिन करना चाहो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसमें कि 22 चैप्टर हैं, यानी 22 पार्ट हैं, और हर एक पार्ट का, जैसे हर एक चैप्टर का नाम अलग अलग होता है वैसे ही हर एक पार्ट का नाम अलग है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अलग है। उस 22 पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 450 आर्टिकल्स में। जैसे बुक में एक चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, उसी तरह से 22 पार्ट को डिवाइड किया गया है 450 प्लस आर्टिकल्स में, और हर एक आर्टिकल का अपना कोई रोल है, कोई उसमें इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू पूरा देश जो है वो गवर्न होता है, रूल होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो एग्ज़ाम में आता है वो है यार पार्ट्स के बारे में, कि पार्ट 1 में क्या है। तो पार्ट 1 में यूनियन और टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक होता है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप रिपीट करोगे, देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। पार्ट 1 में क्या है,
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11। अगेन हम रिपीट करते हैं, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, 3 में। आर्टिकल कहाँ कहाँ से, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कैसे है, बस आप चैप्टर का नाम याद कर रहे हैं हम अभी। जैसे किताब, सबसे पहले नया किताब लेते हैं तो क्या करते हैं, चैप्टर्स देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स है, उसका नाम देखते हैं, फिर उसके बाद उसका स्टोरी पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ चैप्टर का नाम अभी देख रहे हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 द यूनियन, पार्ट 6 द स्टेट, पार्ट 6 द स्टेट, पार्ट 7 7th अमेंडमेंट्स, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 पंचायत्स, पार्ट 9A म्यूनिसपैलिटीज़, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, पार्ट 15 इलेक्शंस। ये सारा नाम देख के आप डरना मत, ये सारा नाम हम पढ़ रहे हैं ताकि हम इस नाम से फेमिलियर हों। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज के आज सारा नाम याद हो जाए। ये पूरा लेक्चर सीरीज जब तक कंप्लीट होगा तब तक आप इस सारे नाम के फेमिलियर से भी फेमिलियर हो जाएंगे और इनके फंक्शन से भी। इसके साथ ही इसका आर्टिकल्स भी आपको याद हो जाएगा। तो आपको बस अभी फेमिलियर होने के लिए बस सुनते रहना है, बोर नहीं होना, पूरे नाम को सुनना है, समझना है और धीरे धीरे वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में याद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, ट्रिब्यूनल्स इलेक्शंस स्पेशल प्रोविजंस, पार्ट 16, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 19 मिसलेनियस, पार्ट 20 अमेंडमेंट, पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल्स कमिटमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट। जैसे एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछा है कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो किस पार्ट में है। तो आप यहाँ देखोगे इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो पार्ट 18 में है। तो बस यही एग्जाम में पूछता है। ट्रिब्यूनल्स किस में है, तो ट्रिब्यूनल्स हम यहाँ पे देखेंगे, ट्रिब्यूनल्स जो है वो 14A में है। इलेक्शन किस में है, इलेक्शन पार्ट 15 में है। उसके बाद आर्टिकल पूछ देता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न का आर्टिकल क्या है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न का आर्टिकल जो है वो 352 से 360 है। तो इस लिस्ट को आराम से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको धीरे धीरे करके लिख के याद करना है, अभी से लेके लेक्चर्स के अंत तक, जब तक ये याद ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे बनते हैं। है ये थियोरेटिकल तो याद तो करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो। अब आते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और फैक्ट के बारे में। पहले हमने देखा था कि टोटल 450 प्लस आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने हैं, 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 104 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी। अब हम आगे बात करेंगे कुछ और फैक्ट के बारे में, जो कि है ये कुछ और जो इसमें करेक्शन आया है वो है अबाउट, आज जो है वो 25 पार्ट हो चुका है, पहले 22 था अब 25 पार्ट हो चुका है। 4 पार्ट ऐड हुआ अमेंडमेंट के थ्रू। कौन कौन सा पार्ट ऐड हुआ है, तो पार्ट 7 जो है वो हटाया गया, पार्ट 7 हटाया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट 7 कब हटाया गया, 7th अमेंडमेंट से। पार्ट 4A जोड़ा गया, पार्ट 4A जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। पार्ट 9A जोड़ा गया 74th अमेंडमेंट से। पार्ट 14A जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से और पार्ट 9 का भी जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट से। इसको रिवाइज करेंगे, पार्ट 4A जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट, पार्ट 14A जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट, पार्ट 9A जोड़ा गया 74th अमेंडमेंट और पार्ट
9B जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट। मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसको। कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, 42nd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट। आप इतना याद रखोगे अभी कि 42nd, 74th और 97th अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है किससे? कुछ पार्ट के ऐड होने से, कुछ पार्ट के ऐड होने से कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 7th अमेंडमेंट है वो रिलेटेड है किसी पार्ट के हटने से, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्ट के हटने से। तो ये आप याद रखोगे। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ होगा? 4A। 4A में क्या था? आप 4A में जाओगे तो 4A में देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। इसी तरह से बाकी सारा अमेंडमेंट भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि अमेंडमेंट्स का चैप्टर होगा। अब आते हैं शेड्यूल्स के बारे में, जानते हैं कि शेड्यूल्स आखिर होता क्या है। हमने पार्ट समझ लिया कि जिस तरह से एक किताब के चैप्टर्स होते हैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन नाम का किताब जो है उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसे पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स, एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं। अब ये शेड्यूल्स क्या होता है भाई? शेड्यूल्स काफ़ी नया चीज़ है। तो शेड्यूल्स एक तरह का लिस्ट है। क्या है? एक तरह का लिस्ट है। इसमें क्या दिखाया जाता है लिस्ट में? जो भी ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी होती है देश में, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, उसके बाद जो IAS IPS जो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, कुछ काम करते होंगे, इन्हीं कामों को कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। कितने में? 12 शेड्यूल में। हमेशा से 12 शेड्यूल नहीं था। पहले कितना था? जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो सिर्फ और सिर्फ 10 शेड्यूल था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1949 में तो हम 8 शेड्यूल्स के साथ शुरू किए थे। अब जो है 12 शेड्यूल है। इन 12 शेड्यूल में क्या क्या है वो एक बार ऊपर से देखेंगे। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो जो 12 शेड्यूल का लिस्ट है वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है 12 शेड्यूल का लिस्ट जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। पहला शेड्यूल है, पहला शेड्यूल में हम कवर करते हैं स्टेट के नाम को और उनके टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को, फिर यूनियन टेरिटरीज के नाम को और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को। कहने का मतलब है कि पहला शेड्यूल जो है वो बात करता है नेमिंग के बारे में, स्टेट के नाम के बारे में और उनका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। जो दूसरा शेड्यूल है, पहला शेड्यूल टेरिटरीज के नाम और उनके टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। जो दूसरा शेड्यूल है वो बात करता है अलाउमेंट्स के बारे में, इमोलमेंट्स के बारे में और प्रिविलेजेस के बारे में। मतलब कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं, कौन कौन से अलाउमेंट्स मिलते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन कौन सा प्रिविलेज मिलता है, अलाउमेंस मिलता है, वो सारा सेकंड शेड्यूल में लिखा है। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स को कौन कौन सा प्रिविलेज मिलता है, गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन कौन सा अलाउंस मिलता है, उसके बारे में भी सेकंड शेड्यूल में लिखा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो भी प्रोमिनेंट पोस्ट हैं, जो भी टॉप के पोस्ट हैं, उनको क्या अलाउंस, क्या प्रिविलेज मिलेगा, वो किस में है? सेकंड शेड्यूल में। चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और CAG, इन सबको क्या प्रिविलेज मिलेगा, क्या अलाउंस मिलेगा, क्या इमोलमेंट्स मिलेगा, ये सारा सेकंड शेड्यूल में लिखा है। और उसके आर्टिकल कौन कौन से हैं सेकंड शेड्यूल के? 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। अब एक बार बस देख लो, आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल्स नहीं आता एग्जाम में। एक एक जब हम प्रेसिडेंट के पावर को पढ़ेंगे, गवर्नर के पावर को पढ़ेंगे तो अपने आप आर्टिकल्स रिपीट हो जाएंगे। आप बस ये देख लो कि सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, प्रिविलेज, जो कि प्रोमिनेंट पोस्ट हैं भारत में, उनके प्रिविलेज अलाउंस के बारे में सेकंड शेड्यूल बताता है। पहला शेड्यूल क्या बताता है? स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम और उनका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। जो तीसरा शेड्यूल है, तीसरा शेड्यूल जो है वो बताता है कि किस तरह से शपथ लिया जाएगा, किस तरह से शपथ लिया जाता है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा,
जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, सीएजी के द्वारा, स्टेट मिनिस्टर के द्वारा, हाई कोर्ट के जज के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर जो इलेक्ट हो के आते हैं उनके द्वारा। तो जो भी प्रोमिनेंट पोस्ट हैं उनका शपथ ग्रहण कैसे होगा ये कौन बताता है? तीसरा शेड्यूल। और उनका अलाउंस क्या मिलेगा, प्रिविलेज क्या मिलेगा, ये कौन बताता है? दूसरा शेड्यूल। आर्टिकल्स भी इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को आपको नोट करना है और धीरे धीरे याद हो जाएगा। 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 290 ये थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल के आर्टिकल्स हैं। उसके बाद जो चौथा शेड्यूल है उसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से राज्यसभा को सीट एलोकेट होगा और यूनियन टेरिटरी को किस तरह से सीट एलोकेट होगा राज्यसभा में। राज्यसभा में स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को किस तरह से सीट एलोकेट होगा ये हम बात करते हैं चौथे शेड्यूल में, और ये 4th और 80 आर्टिकल में मेंशन्ड है। पांचवें शेड्यूल में हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के कंट्रोल को और एडमिनिस्ट्रेशन को से रिलेटेड टास्क के बारे में। मतलब पांचवें शेड्यूल में हम शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे फोकस करते हैं कि उनका कंट्रोल और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम पांचवें शेड्यूल में बात करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला शेड्यूल नाम और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेकेंड शेड्यूल कितना अलाउंस मिलेगा, क्या प्रिविलेज मिलेगा, जो भी टॉप के पोस्ट हैं उनके बारे में। थर्ड शेड्यूल किस तरह से शपथ लिया जाएगा, क्या शपथ लिया जाएगा, जो भी प्रोमिनेंट पोस्ट हैं इंडिया में उनके बारे में। चौथा शेड्यूल राज्यसभा में राज्य को और यूनियन टेरिटरी को किस तरह से सीट एलोकेट होगा उसके बारे में। पांचवा शेड्यूल शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, किसके द्वारा होगा उसके बारे में। छठा शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया में कुछ गिने चुने स्टेट्स को डील करता है, जैसे कि हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके बारे में छठे शेड्यूल में लिखा गया है। कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है छठे शेड्यूल में इनको लिखा गया है। अब आते हैं सातवें शेड्यूल में। सातवें शेड्यूल में डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में बात किया गया है कि किस तरह से पावर जो है वो यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होगा। तो इसके लिए यूनियन लिस्ट बनाया गया, स्टेट लिस्ट बनाया गया, कंकरेंट लिस्ट बनाया गया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो ये सारा जो है 7th शेड्यूल में है। इसका आर्टिकल क्या है? 246। तो 246 आर्टिकल 7th शेड्यूल को डील करता है। और 7th शेड्यूल में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। मान लो हम राजा हैं तो हम अपने राज्य को चलाने के लिए बहुत अलग अलग जो मंत्रीगण हैं उनमें पावर बांटेंगे। किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को होम मिनिस्टर बनाएंगे। उसी तरह से मोदी जी ने अलग अलग पावर डिवाइड कर रखा है। और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने सेंटर का पावर डिवाइड कर रखा है, स्टेट का पावर डिवाइड कर रखा है, और अब थर्ड टायर पे जो गवर्नमेंट आती है उसका भी पावर डिवाइड कर रखा है। तो पावर का डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7th शेड्यूल में क्या है? डिवीज़न ऑफ पावर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 8वां शेड्यूल, जिसमें कि हम बात करते हैं उन लैंग्वेजेस के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तो 14 लैंग्वेज जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज थे। अभी कितने हैं? 22। कौन कौन से हैं? असामीज़, बंगालीज़, बोडोज़, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगेन एक लिस्ट है जिसे याद करना पड़ता है लेकिन आपको इसको रटने नहीं बैठना है। आप 2-3 बार इसको लिखोगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो याद हो जाता है, और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके आपके सामने आंसर सामने रहता है ऑप्शन के रूप में। तो आपको बस याद करना है कि क्या ये नाम मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है। अगर पढ़ा हुआ लग रहा है तो ये उस लिस्ट में होगा, नहीं पढ़ा हुआ लग रहा है मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो कौन कौन से नाम हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
असमीज बंगाली, असमीज बंगाली, बोडो डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सारा जो 22 लैंग्वेज है वो यही है, और इन्हीं को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। अब जो है इसमें से कुछ लैंग्वेज ना बाद में ऐड हुआ, जैसे हमने जाना कि 14 लैंग्वेज था और स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी 22 लैंग्वेज है। तो बाद में कौन कौन से लैंग्वेज कब कब ऐड हुए ये भी एग्ज़ाम में आता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में देखोगे ये सारा क्वेश्चन पूछता है। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो जो सबसे पहला लैंग्वेज जो ऐड हुआ था वो 1967 में हुआ था, और वो था सिंधी। इसको 21वीं संविधान संशोधन यानी 21st अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था सिंधी को। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन यानी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको ऐड किया गया। इसके बाद सबसे पहले कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया। उसके बाद जो ऐड किया गया वो 4 लैंग्वेज को बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। सबसे पहले सिंधी, तो पहले S फिर KMN BDMS, S KMN BDMS, S KMN BDMS, S 1967 में सिंधी 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003, 92nd अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 21st अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट में S यानी सिंधी, 71st अमेंडमेंट में KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92nd अमेंडमेंट में BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली BDMS। ऐसे करके आपको याद करना है इसको। आप अलग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कुछ खुद का ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आपको और आसानी से याद हो जाए। ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप ये याद कर लो। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किस तरह से कौन लैंग्वेज ऐड हुआ 8th शेड्यूल में। अब आते हैं हम 9th शेड्यूल की तरफ, जो कि डील करता है स्टेट एक्ट और उसके रेगुलेशन से, जो कि रिलेटेड हैं लैंड रिफॉर्म से और ज़मींदारी के एबोलिशन से। तो ये सारा 9th शेड्यूल में क्या क्या है, 9th शेड्यूल में जो है वो लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी या फिर पार्लियामेंट का डीलिंग विद अदर मैटर। तो ये सारा चीज़ जो है वो 9th शेड्यूल में डील करता है। लेकिन नोट क्या है, नोट ये है कि इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए और जुडिशियल स्क्रूटिनी को करने के लिए। नेक्स्ट जो है शेड्यूल वो है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी MP है वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जाने के बाद भी किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो 10th शेड्यूल में मेंशन है। आर्टिकल 102 और 191 यह 10th शेड्यूल के बारे में बात करता है। और इसी शेड्यूल के अंदर 52वां जो संशोधन हुआ था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया था, 52वें संशोधन से, ठीक है। उसके बाद है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल से पावर, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, किसका, पंचायत का, ग्राम पंचायत का। उसमें 29 मैटर हैं। कितने मैटर हैं, 29 मैटर हैं। और यह 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल कौन सा है, 243 का जी, 243 का जी। उसके बाद है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करता है। इसमें कितने मैटर हैं, 18। तो आपसे पूछेगा कि 11th शेड्यूल में कितने मैटर हैं, तो आप क्या बोलोगे, 29th। 12th शेड्यूल में 18। और यह शेड्यूल ऐड किया गया था कब,
ये शेड्यूल जो है 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। आर्टिकल कौन सा है? 243W। तो ये 12वां शेड्यूल जो था वो इस तरह से था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो 12वां शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटी को रिलेटेड है। जो 11वां शेड्यूल है वो पंचायत से रिलेटेड है। 10वां शेड्यूल है वो मेंबर को किस तरह से डिस्क्वालीफाई करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो 9वां शेड्यूल है वो जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। उसके बाद जो 8वां शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है कि लैंग्वेजेस में कौन कैसे ऐड हुआ, अब कितने लैंग्वेजेस हैं। जो 7वां शेड्यूल है वो पावर के डिवीज़न से रिलेटेड है। जो 6ठा शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज़ में भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड है। जो 5वां शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है। जो 4था शेड्यूल है वो राज्यसभा में किस स्टेट को और किस यूनियन टेरिटरी को कितना सीट मिलेगा उससे रिलेटेड है। तो तीसरा शेड्यूल है वो ओथ और अफर्मेशन यानी शपथ ग्रहण से रिलेटेड है। उसके ऊपर जो दूसरा शेड्यूल है वो कितना अलाउंस मिलेगा, क्या प्रिविलेज मिलेगा जो इंडिया के टॉप पोस्ट पे बैठते हैं उनसे रिलेटेड है। और पहला शेड्यूल जो है वो स्टेट और उसके नाम से, उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। उससे पहले हमने पढ़ा कि पार्ट कौन कौन से हैं और पार्ट के आर्टिकल कौन कौन से हैं। इसको आप रिवाइज कर लोगे। उससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का। अगले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो कि सेकंड चैप्टर अपना है वो है सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से बना है। इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, हैव अ गुड डे।